जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ का रिश्ता। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली के पास ही एक छोटे से गांव में शांता जी और गोविंद जी का बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। उनके दो बेटे हैं, संजय और अजय। संजय बड़ा है और अजय छोटा। संजय की शादी हो चुकी है और अजय पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं पर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। आज पूरे 1 महीने बाद अजय का कॉल आया। अजय, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गए हो और यहाँ सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरा भी परिवार है। माँ बाप के चक्कर में मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाता। और तुम्हारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं है कि पापा की रिटायरमेंट पर कुछ रोज के लिए यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ विदेश में रहकर मज़े से पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ। औरतों का तुम्हें मालूम है, अगर शॉपिंग ना कराओ, मूवी ना दिखाओ, घुमाने फिराने ना ले जाओ, बस सास ससुर की सेवा कराओ तो पति का जीना दुश्वार कर देती हैं। कम से कम माँ बाप से मिलने के लिए ही आ जाओ, संजय अपने छोटे भाई अजय से कहता है। अजय बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल रहा है। माँ बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर उन लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कुछ रोज़ की छुट्टी लेकर इंडिया आने की पूरी कोशिश करता हूँ। इतना कहकर अजय ने फ़ोन रख दिया। उधर अजय ने फ़ोन रखा, इधर संजय की पत्नी इंदु। क्या बोला देवर जी ने, कब आ रहे हैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए? अरे 2 साल से विदेश में मज़े कर रहे हैं, यहाँ हमारी कमर टूट गई माँ बाप को संभालते संभालते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना पैसा कमाया है आखिर हमें ही तो ला कर देंगे। अजी, आपको क्या लगता है किसको देंगे इतना सारा पैसा? अपने बड़े भाई को या अपने माँ बाबूजी को? सोचो, अब इतने सालों बाद आ रहे हैं तो कितने सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है अमेरिका में मेकअप का ब्रांडेड सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। कितने वर्षों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे तो इकट्ठे हो ही गए होंगे। संजय बोला, तुम्हें क्या लगता है वह इतना बेवकूफ़ है जो अकेले रहकर दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है तो वह सारा पैसा लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे सब कहने की बातें होती हैं, भला अपनी कमाई का 1 रुपये भी कौन किसी को देता है? आखिर आगे जाके उसे भी तो अपनी गृहस्थी बसानी है। लेकिन इस बार वह आएगा तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना होगा। मैंने कोई वृद्धाश्रम थोड़ी खोल रखा है, मुझे भी अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। बस तुम एक काम करना, जब तक अजय यहाँ पर रहे माँ बाबूजी को समय समय पर खाना पीना देती रहना। फ्रूट जूस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे बाबूजी रिटायर होने वाले हैं और उन्हें भी काफ़ी पैसे मिलेंगे, और कब कितने दिनों तक हम इस टूटे फूटे घर में रहेंगे? देखता हूँ कैसे भी न कैसे करके बाबूजी से पैसा निकलवाना होगा, जिससे हम इस गांव से निकलकर शहर में एक छोटा सा घर ले सकें। कितने सालों से आखिर मैं माँ बाबूजी को अकेले ही संभाल रहा हूँ। आखिर इस बात का कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। कुछ दिनों तक संजय और उसकी पत्नी इंदु पैसों की लालच में माँ बाबूजी की अच्छे से सेवा करते रहे। 2 दिन के बाद संजय अपने पिता गोविंद जी से बोला, बाबूजी 30 तारीख को आपकी रिटायरमेंट है, हो सकता है उससे पहले अजय भी आ जाए। यह बात सुनकर गोविंद जी और उनकी पत्नी शांता जी बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, अपने छोटे भाई को बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा कितना अच्छा है। आज की दुनिया में ऐसा बेटा कहाँ होगा जो पूरा परिवार इकट्ठा रखता हो। संजय बोला, वह सब तो ठीक है माँ, पर यह सोचिए वह अमेरिका जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का घर है। इतने से छोटे घर में वह कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वह हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों माँ, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? शांता जी बोली, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? संजय बोला, माँ बाबूजी की रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं, अगर मैं थोड़ी मदद कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर ले लेता हूँ
कल को जब अजय की शादी होगी, उसका भी परिवार बढ़ेगा, तो हम एक साथ ही तो रहेंगे। आप क्या चाहती हैं? शांता जी बोली, सुनो जी, संजय की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर से बात करके तो देखिए ना, अगर कुछ पैसे पहले ही मिल जाए तो सच में अजय भी कितना खुश हो जाएगा। गोविंद जी बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे रिटायरमेंट से पहले मिलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी घर बनाने में महीनों लग जाते हैं, और फिर 2 हफ्तों में तो अजय आ ही रहा है। यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा? संजय बोला, बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है। आप बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और मैं भी तो अपने कुछ पैसे लगा ही रहा हूँ ना, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो? पत्नी और बेटी की खुशी के लिए गोविंद जी ने दफ्तर में अर्जी लगाई। वह इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर उनकी ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए पैसों का इंतजाम कर दिया गया। संजय ने एक पल की देरी करना सही न समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने अच्छे बेटे होने की भूमिका निभा रहा था। एक रोज वह माँ बाबूजी को लेकर घर दिखाने के लिए गया। दोनों की आंखें घर देखकर फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा, जीवन भर कितने कष्ट झेले, चलो अब तो आराम से रहेंगे। इंदु संजय से बोली, घर क्या आपने इन दोनों के नाम पर खरीदा है? संजय बोला, पागल हो क्या, यह घर तो मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। यह बात सुनकर इंदु मुस्कुराने लगी। संजय ने पिता से कोरे कागज पर साइन करवा लिए, यह कहकर कि ये घर हम आपके न लोगों के नाम पर ले रहे हैं, और पुराने मकान को बेच दिया, जिनकी भनक शांता जी और गोविंद जी को भी नहीं थी। वह तो इसी खुशी में थे कि सारा परिवार एक साथ रहेगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। गोविंद जी की रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया। इधर अजय भी विदेश से आ गया। वह अपने साथ पूरे परिवार के लिए उपहार भी लेकर आया। अजय बोला, भैया, आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उसमें हमारा बचपन बीता था, कितनी सारी यादें जुड़ी थी उस घर से हमारी, और नया घर भी ले लिया, मुझे खबर तक नहीं दी। इंदु खर्चों की रसीद दिखाते हुए बोली, अरे देवर जी, यह घर हमने आपके लिए ही तो खरीदा है, अब तो देवरानी ले आओ, हम सभी इकट्ठे रहेंगे। देखिए ना, घर में अभी कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही खत्म हो गए। आपके भतीजे गोलू के कमरे में पढ़ने की एक टेबल भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा था एक नया पलंग उनके कमरे में लगवा देंगे, पर खैर अब कर भी क्या कर सकते हैं, महीने का खर्चा निकालना ही मुश्किल हो रहा है, तो ये सब तो आनों में सालों बीत जाएंगे। अजय बोला, भाभी, एक साथ इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? तभी शांता जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे निकलवा कर घर में लगा दिए, फिर पुराना मकान भी तो बेच दिया। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी उसमें कुछ खर्चा किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सास की बातें सुन इंदु को तीर की तरह चुभने लगी। वह मुंह बनाकर वहां से चली गई। 2 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के साथ उनके रिटायरमेंट की पार्टी में गए। वहां पर हर कोई तारीफ कर रहा था। अब गोविंद जी को क्या परेशानी है? एक बेटा विदेश में खूब पैसे कमा रहा है, और दूसरा बेटा कमा कमा कर घर खरीद रहा है। गोविंद जी के तो दोनों हाथों में बस लड्डू ही लड्डू हैं। अब क्या है, आराम से राम का नाम लेकर अपना बुढ़ापा काटते रहेंगे। गोविंद जी ये सारी बातें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। गर्व से उनकी छाती चौड़ी होती जा रही थी। अब गोविंद जी रिटायर होकर घर बैठ गए। कुछ दिनों बाद अजय बोला, पापा, भैया तो यहाँ पर सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? मैं भी वहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे भी तो आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। इंदु झट से बोली, अरे देवर जी, आपके घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर इनका ख्याल कैसे रखेंगे? वैसे भी विदेश में कौन इनसे बात करेगा? कम से कम यहाँ 2 लोग तो मिल जाते हैं। शांता जी बोली, हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, एक बार तू शादी कर ले, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। संजय धीरे से इंदु के कान में बोला, अच्छा भला ये लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? इंदु बोली, पतिदेव, आप क्यों भूल रहे हैं कि बाबूजी को हर महीने पेंशन मिलेगी? घर की देखभाल करने के लिए मुफ्त का नौकर भला कहाँ मिलेगा? अजय बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको भी कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
इंदु बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर, 10 तरह के खर्चे तो होते ही हैं। आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे होते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। अजय अपनी भाभी के इशारों को समझकर तुरंत उसने एक चेक पर 50,000 रुपये भरकर भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर 2 महीने में पैसे भेजता रहूँगा। वैसे पापा की को पेंशन तो मिलेगी ही, इससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं होना चाहिए। इंदु ने संजय से पहले ही अजय के हाथों से वह चेक लपक लिया। अजय वापस चला गया और माँ की आंखें नम कर गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। इंदु शांता जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवाती। एक रोज संजय बोला, बाबूजी आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होती होगी। ऐसा करता हूँ, हम दोनों एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूँगा। गोविंद जी ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, संजय धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता गया। करीब 1 महीने बाद इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी, पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? शांता जी बोली, हाँ बहू, कल ही वह बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। इंदु बोली, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि उनके पास तो एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की तंगी है। इतना कहकर इंदु वहाँ से चली गई। शांता जी ने सारी बात गोविंद जी को बताई। गोविंद जी बहू से बोले, बहू अजय भी तो पैसे भेजता है, तो फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? मैं अब ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, यह सब खर्चे भी तो होते हैं। इंदु गुस्से से बोली, बाबूजी आप क्या चाहते हैं? देवर जी हमें जो पैसे भेजते हैं उसका हिसाब हम आपको दें? इतने सालों तक हमने जो कुछ आपके लिए किया उसका हिसाब हमने कभी मांगा? तो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज गोविंद जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। शांति जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ नहीं समझेगी, आप संजय से क्यों नहीं कहते? आपसे यह सब नहीं होगा, अपनी हालत तो देखिए। तभी इंदु आई और बोली, ले आए सब्जी? हे भगवान, कितनी पतली तोरई लाए हैं, इसे कौन छीलेगा? आपकी माँ? और मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज काम वाली बाई नहीं आएगी, रसोई में जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर दीजिएगा और बाथरूम में रखे कपड़ों को धोकर सुखाने डाल दीजिएगा। मैं पार्लर जाती हूँ। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। जो बहू पहले प्यार से घर के काम कराती थी, अब अधिकार से कराती है। यहाँ तक कि पैसे बचाने के चक्कर में उसने काम वाली को भी घर से निकाल दिया था। समय बीतने लगा। शांता जी और गोविंद जी की हालत बद से बदतर होने लगी। बेटा था कि बात सुनता नहीं था और बहू के अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रात शांता जी गोविंद जी से बोली, इससे अच्छा होता कि हम अजय के साथ चले गए होते। आजकल अजय भी कहाँ फ़ोन करता है। गोविंद जी ने कहा। शांता जी बोली, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने संजय को उससे बात करते हुए सुना। संजय ने उससे कहा कि माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, इंदु बहू ने मेरा पीछे से मुंह दबा दिया। अब इस घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। दरवाजे पर कान लगाए इंदु सब कुछ सुन रही थी। इंदु ने संजय को सारी बात बताई। फिर दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन संजय बोला, बाबूजी अजय का फ़ोन आया था, उसने आपको अपने पास अमेरिका बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की टिकट करवा दूँ, आप क्या चाहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। संजय इंदु की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी विदेश में सोना चांदी पहनकर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, जब तक मैं आपके इन गहनों को साफ करवा कर रख दूंगी। शांता जी इंदु की मंशा समझ नहीं पाई और चुपचाप उसे चाबी दे दी। संजय उनको लेकर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। ठंड का समय था, हर कोई ठिठुर रहा था। शांता जी बोली, बेटा जब हमें जहाज़ से जाना था तू हमें दिल्ली क्यों लेकर आया?
संजय बोला, माँ, डायरेक्ट फ्लाइट से बहुत पैसे खर्च हो जाते। मैं यहाँ आप लोगों को जहाज़ में बिठा दूंगा, वहाँ आपको अजय उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी देख कर आता हूँ। इतना कहकर संजय वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब 1 घंटे बाद गोविंद जी बोले, टैक्सी लाने में कितना समय लगता है? शांता जी बोली, हम छोटे कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है, और फिर अमेरिका भी तो बहुत दूर है। हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। गोविंद जी बोले, शांता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा संजय बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो गया हो, और काम के सिलसिले में वह अक्सर शहर शहर घूमता है। उसे इतनी देर कैसे हो रही है? शांता जी की आंखें भर आईं और बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वह ठीक तो होगा ना? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, लेकिन इस अनजान शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी है। आते समय शांता जी ने कुछ आलू और पूड़ी सब्जी बनाकर रखी थी। वही पूड़ी सब्जी खाकर दोनों ने एक साथ मिलकर खाई। स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे अखबार बिछाकर सो गए। सुबह देखा तो आने जाने वाले लोग उन्हें भिखारी समझकर सिक्के की भीख दे रहे थे। यह देखकर गोविंद जी का दिल भर आया और बोले, शांता, अब हमारा बेटा नहीं आएगा। उसने हमारे साथ छल किया है। वह जानता था कि हम कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकले, इसलिए वह हमें इस भूल भुलैया वाली नगरी में छोड़कर चला गया ताकि हम खो जाएं। गोविंद जी के पास कुछ पैसे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास रह लिए, फिर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन तक चलेंगे। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे। तब उन्होंने पास में भीख मांगने की सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और आज की दुनिया में कौन किसकी बिना मतलब के मदद करता है। इधर इंदु और संजय अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। अब अजय ने माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो इंदु ने कहा, माँ बाबूजी को हमने चारों धाम की यात्रा पर भेजा है, वह 5 महीने बाद लौट कर आएंगे। समय बीतता गया। अजय ने शादी करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे, इसलिए उसने दिल्ली तक की फ़्लाइट ली और वहाँ से ट्रेन लेकर घर जाने का फैसला किया। दिल्ली स्टेशन पर जब वह अपनी गाड़ी से उतरकर कॉफ़ी पी रहा था, अचानक से किसी की आवाज़ ने उसका ध्यान उसकी ओर खींचा। बाबू, भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने जूते पॉलिश करा लीजिए और इस बूढ़े को सम्मान से जीने का मौका दीजिए, रुपए दे दीजिए। फिर से वही आवाज़, जूते पॉलिश करा लीजिए, जूते पॉलिश करा लीजिए। फिर से वही आवाज़ कानों में गई तो संजय ने बड़ी बड़ी आंखें करके चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी आंखों ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते हुए देखा था, आज वही नज़रें झुकी हुई थी और हाथों में लोगों के फटे पुराने जूते। बगल में बैठी उसकी माँ लोगों के फटे पुराने कपड़े सिल रही थी। अजय जैसे ही वहाँ गया, गोविंद जी बोले, हाँ हाँ बाबू, आओ, आपके भी जूते एकदम साफ कर देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो आंसू बहने लगे। कहना तो वह बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से मानो आवाज़ के साथ नहीं दे रही हो। अजय ने अपने पिता को उठाया और बाहों में समेट कर बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत, और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उस गांव से निकले भी नहीं थे, फिर माँ आपकी ऐसी हालत। बेटे को सामने देखकर शांता जी फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर आप लोग यहाँ पर कैसे आए और आपकी ये हालत कैसे हो गई? भैया भाभी ने तो मुझसे कहा था कि आप दोनों तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तभी उन्होंने बेटे के बार बार पूछने पर अपने ऊपर अत्याचारों की सारी घटना बताई। उन्हें रोता बिलखता देख आसपास के सब लोग जमा हो गए और उनके दर्द भरी कहानी को सुनने लगे। सब कह रहे थे, हे ईश्वर, कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ गया, वहीं दूसरा बेटा उनके आंसू पोंछ रहा है। फिर अजय अपने माँ बाप को टैक्सी में बिठाकर एक रेस्टोरेंट ले गया, उन्हें भरपेट खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाकर उन्हें टैक्सी में बिठाकर गांव लेकर गया। घर के दरवाजे पर आकर अजय ने दस्तक दी। माँ बाबूजी उसके पीछे थे। अजय को देखकर इंदु के होश उड़ गए और वह बोली, अरे देवर जी, आप अचानक, पर माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए हैं चारों धाम की यात्रा से।
अजय बोला, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी नहीं आए तो क्या हुआ, घर तो उनका ही है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर नहीं आ सकता? इंदु बोली, हाँ हाँ, आइए आइए, और बताइए इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? अजय बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए ना जाने कितने अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। इंदु ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो सामने गोविंद जी और शांता जी थे। संजय जैसे ही माता पिता की ओर बढ़ा, अजय ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया, उनके पैसे पर घर लिया और उनके लिए उनका खर्चा बेचता रहा, फिर भी तुम लोगों को ये बोझ लगने लगे। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचना तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। और भाभी, आप जैसी औरत को अपनी माँ के समान सास से घर का सारा काम करवाया, उसे भूखे पेट रखा, ऐसा व्यवहार, छी छी, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। भैया भाभी तो फिर भी पराई घर से आई थी, लेकिन आपने तो अपनी माँ बाबूजी के संघर्ष को देखा था। कितने संघर्ष के साथ उन्होंने हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करते थे। अरे कैसे भूल गए अपने माँ बाप के उस त्याग को। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। अरे इन चंद पैसों के लिए आप इतना नीचे गिर गए। सोचो, कल को गोलू बड़ा होगा और जब उसे इन सारी बातों का एहसास होगा और वह आपके संग ऐसा करेगा तो क्या बीतेगी आप पर, जब कोई अजय आपको बचाने नहीं आएगा। अजय इतना कह ही रहा था कि उधर पुलिस की एक टीम आई। संजय बोला, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है। शांता जी ने आगे बढ़कर बेटे को जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों मेरे ही बेटे हो, पर तुम इतने मतलबी कैसे हो गए। हमने क्या कोई कमी रखी थी? अरे अजय से ज़्यादा खर्चा हमने तुम्हारे ऊपर किया। शुरू से ही तुम लालची रहे, इसलिए तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए। तुम इतना नीचे गिर गए कि अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में स्टेशन पर छोड़ा है। छी, इससे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। अजय बोला, भैया शक तो मुझे बहुत पहले से ही था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अजय ने उस हर चीज़ की रसीद दिखाई जो वो पैसे भेजता था, और घर खरीदते समय जो पैसे निकलवाए गए थे वह फ़ोटो भी उसने रखी थी। अब कुछ दिखाने के बाद पुलिस वहाँ उनको पकड़ कर ले गई। संजय और इंदु, अब उन दोनों पर केस चल रहा था धोखाधड़ी का। खबर जानकर संजय के ऑफिस वालों ने उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बस अपने 11 साल के पोते गोलू की वजह से शांता जी ने अपने दोनों बहू बेटों को माफ़ कर दिया और कोर्ट का फैसला गोविंद जी के पक्ष में आया। गोविंद जी ने कहा, जिन पैसों के लिए तुमने अपने माँ बाप को बच्चों ने भिखारियों की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। शांता जी बोली, जिस घर में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अजय बोला, माँ आप लोग दोनों अब मेरे साथ चलिए, यहाँ आपको अकेले छोड़ने की गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। अजय ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे गोलू के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और अपने माता पिता को लेकर विदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह कर लिया, जिसे माता पिता का प्यार मिला और शांता जी और गोविंद जी को बहू से मान सम्मान मिला। तो दोस्तों, अपने माँ बाप के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए अजय ने जो अपने बड़े भाई के साथ किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।